हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो व्यंजन। जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने स्वरों की बात कर ली थी, वर्णमाला और वर्णों की बात कर ली थी। तो जब हमने उसमें स्वरों का वर्गीकरण कर लिया था, आज जो टॉपिक है वो व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन से रिलेटेड है कि व्यंजन क्या क्या है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी क्या, कोई सा भी पेपर जिसमें क्या हिंदी पूछी जाती है, इसमें वर्ण तथा वर्णमाला से जो स्वर और व्यंजन है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो व्यंजन वाला टॉपिक क्या है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही, हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही वो कैसी लग रही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर से आज व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजन वो ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बिना स्वरों के सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी न किसी हर किसी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे लिख दिया ख या गौ लिख दिया जैसे, तो ये क्या है, अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा ग प्लस अ। तो ये अ क्या है, इसमें स्वर है, तो इस व्यंजन को क्या बोलना पड़ेगा, स्वरों के साथ ही बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन क्या होता है, आधा होता है खुद में। अगर जब तक उस पर स्वर नहीं लगाया जाएगा, जैसे ये मैंने लिखा है वो ख, ठीक है, तो ख प्लस अ तब बनेगा ये ख, ख प्लस अ क्या बनेगा ख। तो खुद में प्रत्येक व्यंजन क्या है, आधा है ये। प्रत्येक व्यंजन खुद में क्या है, आधा। जब इसके पास पीछे क्या जुड़ जाता है, स्वर जुड़ जाता है, तभी पूरा व्यंजन हो जाता है। मैंने कल आपको बताया था व्यंजनों की जो टोटल संख्या है वो है आपकी कितनी, 35। वैसे वास्तव में व्यंजन तो 33 होते हैं, लेकिन दो द्विगुण व्यंजन जोड़े थे मैंने। ठीक है, दो कौन से व्यंजन जोड़े थे मैंने, द्विगुण व्यंजन जोड़े थे, उनको मैं लगा के कितने होते 35। और चार कौन से जोड़े थे मैंने, संयुक्त व्यंजन भी जोड़े थे। चार कौन से व्यंजन जोड़े थे आपके, संयुक्त व्यंजन, वो अलग ही हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे कल। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं चार। तो आज हम पढ़ेंगे इन 35 के बारे में। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। किसका, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पे होता है। तो पहला आधार है वर्गीकरण का, किसका, वर्गीकरण किसका, व्यंजनों का। तो पहला आधार है उच्चारण स्थान, कि कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, कौन से आपके व्यंजन। तो देखो, जो उच्चारण स्थान है व्यंजनों का, तो पहला है कंठ, यानी कि आपका कंठ। ठीक है, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण जीवा के पिछले भाग से तालु का स्पर्श होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा वाइब्रेशन होता है बोलने में क ख, तो जो हमारी जीभ होती है उसका जो पिछला भाग है और उसके पीछे क्या होती है, तालु होती है। ठीक है, तो वहां क्या होता है, स्पर्श होती है हमारी जीभ के पिछली भाग के का स्पर्श कहाँ होता है, तालु से। जो हमारी जीभ है वो के कहाँ स्पर्श करती है, तालु से स्पर्श करती है। तो वो वैसे वाले क्या व्यंजन क्या कहलाते हैं आपके, कंठ व्यंजन। या और वो कौन होता है, क वर्ग। तो क वर्ग पूरा क्या होता है आपका, कंठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क ख ग घ य, तो ये आपके क्या है, आपके कंठ व्यंजन। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों क वर्ग है, क्या है, कंठ व्यंजन। फिर आता है आपके तालव्य व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का जो आगे वाला भाग है वो तालु को स्पर्श करता है, तालु को स्पर्श करता है, या तालु कहाँ होती है हमारी, ठीक है, ऊपर, जीभ के ऊपर। तो जो हमारा आगे वाला भाग है जीभ का, तो वो किसको स्पर्श करता है उच्चारण के दौरान, तालु को। तो वो आता है चौवर्ग। चौवर्ग में क्या आता है, चौ छ ज छ। ठीक है, ये आपके चौवर्ग में आएंगे। और इसके अलावा का शौ, तालव्य शौ और यो, तालव्य शौ और यो भी किस में आते हैं, आपके तालव्य व्यंजन में आएंगे। ठीक है, चौ छ। अब अगर जब उच्चारण करेंगे प्रैक्टिकली आप देखोगे, तो आपकी जो जीभ है उसका जो आगे वाला भाग है वो आपके ऊपर तालु पे, यानी कि जो आपके जीभ के तुरंत ऊपर है, मसूड़े से भी ऊपर है, वो क्या आपकी तालु, तो तालु पे टकरा रही है। ठीक, जीभ के ठीक ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है ना, तो वहां पे टकरा रही है आपकी कौन सी, जीभ का आगे वाला भाग, इसलिए तालव्य व्यंजन कहलाता है। फिर आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, मूर्धा,
तो जो हमारी क्या होती है मूर्धन्य व्यंजन में क्या होती है कि मूर्धा को टकराती है, ठीक है। जब जीभ के उल्टी नोक का निचला भाग मूर्धा को क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। तो मूर्धा को कौन स्पर्श करता है, टॉ वर्ग पूरा, और मूर्धन्य श, टॉ, ठ, ट, ठ और ण। तो ये पांचों और 100 क्या है आपके मूर्धन्य वाली आपकी मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या हमारी जो जीभ का जो भाग है वो उल्टा वाला भाग वो नोक को क्या कर रहा है, उसकी जो नोक है वो मूर्धा को स्पर्श कर रही है। तो आप बोल के भी दे सकते हो टॉ, ठ, ड। तो जो निचला वाला नोक वाला भाग है वो क्या कर रहा है, हमारा मूर्धा को स्पर्श कर रहा है, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन है। फिर आप आएंगे दंत्य व्यंजन में, यानी कि जिन व्यंजन के उच्चारण में किस पर टकरा रहे, दांत पर टकरा रही, कौन, हमारी जीभ। तो अपनी जीभ को देखो, तो वर्ग बोलते टाइम तो, थ, द और स, ठीक है। तो, थ, द और स, ये आप क्या टकरा रहे होंगे यहाँ पे, तो, थ, आप दांतों पे टकरा रही है आपकी जीभ, ठीक है। किसमें, आपके दंत व्यंजन में, ठीक है। इसमें वो नहीं आता, नौ नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या नहीं आएगा, नौ नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, दंत स आएगी, ठीक है। और तो, थ, द, ध आएगा। फिर आता है ओष्ठ, यानी कि ओठों द्वारा श्वास का जब अवरोध होते हैं, जिस व्यंजन को उच्चारण में हमारी सांस क्या ओठों से अवरोध होती है, वो व्यंजन क्या कहलाता है, वो ओष्ठ व्यंजन। तो जो पूरा प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ और म, तो ये आपके क्या हो गए, उदाहरण हो गए किसके, ओष्ठ व्यंजन के। इसमें क्या होती है, जो हमारी सांस है, जो हमारी ब्रीथिंग है, वो क्या हो रही, वो रुक रही है किसमें, ओठ में। प, फ, आप जब बोलेंगे तो आपके जो ओंठ क्या हो रहे, टकरा रहे हैं, प, फ, जब ओंठ टकरा रहे हैं ना, तो जो हमारी जो श्वास है, जो हम ले रहे हैं, वो क्या हो रही है, रुक रही है जब टकरा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, ओष्ठ व्यंजन। अब आते हैं दंतोष्ठ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या दोनों ओंठ दांतों को स्पर्श करते हैं, वो आते हैं दंतोष्ठ। जैसे वो, तो वो बोलने में आप देखोगे दोनों ओंठ क्या कर रहे हैं, दांतों को स्पर्श कर रहे हैं। फिर आपके आते हैं वत्सर्य व्यंजन। तो ये कौन से होते हैं वत्सर्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का भाग ऊपर मसूड़ों को स्पर्श करता है, वो आता है नौ। जब जीभ किसको स्पर्श करेगी, मसूड़ों को, वो कहलाएंगे वत्सर्य व्यंजन, नौ, र, ल। तो ये आपके आते हैं वत्सर्य व्यंजन के अंदर। अब जो दूसरा प्रकार है, ये तो पहला प्रकार था उच्चारण के आधार पे, दूसरा जो प्रकार आएगा हमारा, वो प्रयत्न विधि के आधार पे आएगा, ठीक है। प्रयत्न विधि के आधार पे जो पहला प्रकार है प्रयत्न विधि के आधार, वो स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, तो वो व्यंजन कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। तो जब हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे, क से लेके म वर्ग तक, कितने 25 व्यंजन होते हैं ना, क से म वर्ग तक, क वर्ग से लेकर म वर्ग तक, 5 क वर्ग में, 5 च वर्ग में, फिर ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, फिर प वर्ग में 5। तो टोटल जो 25 के 25 व्यंजन हैं पांचों वर्गों के, सारे क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी न किसी भाग से जरूर टकराएगी, इसलिए सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। फिर आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए क्या कहलाते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये होता है आपका च वर्ग, यानी कि च वर्ग के सारे जो पांचों के पांचों होते हैं, वो क्या कहलाता है आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। च वर्ग च, छ, ज, झ, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। क्योंकि इनको बोलने के टाइम, इनको उच्चारण के टाइम ये क्या हो रहा है, जो हमारी वायु हल्की से आप देखना फ्रिक्शन के साथ निकली, घर्षण के साथ निकली, च, छ, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फ्रिक्शन हो रहा होगा हवा में, ठीक है। फिर आपका आता है नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन आपके होते हैं जिनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, वो वाले व्यंजन आपके होंगे नासिक के व्यंजन। वायु कहाँ से निकलेगी आपकी, नाक से। तो सभी वर्गों के जो अंतिम पांचवा जो वर्ण होता है सभी वर्गों का, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके नासिक के व्यंजन। तो वो कौन कौन से होते थे, ठीक है, ण, आपका न और म।
तो ये पांचों आपके क्या होगी, नासिक के व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान क्या हो रही है, हमारी जो वाय आ रही है वो नाक से भी आ रही है। हवा, जो हवा है मुंह से तो आई आ रही है, नाक से भी आ रही है, इसलिए क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। फिर जो अगले व्यंजन आते हैं वो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है, उसके बाद झटके से नीचे आ जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है, झटके से नीचे आ जाती है, तो वो व्यंजन आपके कहलाते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन। और जो मैंने आपको कल बताए थे आपको द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ये दोनों के, ये जो द्विगुण व्यंजन है ये उच्छिप्त के अंदर भी आते हैं। तो जब हम इनको बोलेंगे तो जो हमारी मूर्धा है वो जब ऊपर उठ रही है तो तुरंत क्या झटके से नीचे आ जाए, जैसे डॉ ठो, डॉ ठो, ऐसे बोलेंगे तो जब एक पहले ऊपर जा रही है हमारी जीभ, फिर क्या मूर्धा से टकरा रही है, तुरंत के झटके से नीचे आ जा रही है, तो ये दोनों व्यंजन आपके उच्छिप्त व्यंजन के लिए। फिर आपका आ जाएगा लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन क्या होता है, जब जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श होती है, ठीक है, जैसे रॉ, रॉ, तो रॉ बोलेंगे तो हमारी जीभ क्या हो रही है, हमारी जीभ क्या हो रही है, तालू से लुढ़कती हुई स्पर्श हो रही है, ठीक है, आप इसे बोल के देख सकते हो। फिर जो अगला आता है वो आता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ में तालु को बिना छुए हुए बगल से हवा निकल जाती है, जैसे लौ, ठीक है, तो जीभ क्या कर रही है, तालु को छुए हुए बिना हवा निकल जा रही बगल से, लौ, ठीक है, आप जब लौ बोलोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हवा निकल जा रही है आपके किसके, बिना जीभ के तालु को छुए हुए। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वैसे मैंने आपको बता ही रखे हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। तो इनको बोलने में क्या होती है, मुंह हमारा बहुत ही संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है जब बोलते हैं, जैसे य, र, ल, वो, मतलब हमारा मुंह ज़्यादा खुलता ही नहीं है इनको बोलने में, मुंह संकुचित हो जाता है, ये क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन। फिर भी हमारी वाय क्या बीच से निकल जाती है, मुंह छोटा होने पे वाय निकल जाती है, मतलब आवाज आ जाती है। तो ये क्या होते हैं चारों, य, र, ल, वो अंतस्थ व्यंजन। फिर आते हैं आपके संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट से प्रतीत होती है, ठीक है, तो ये संघर्षी व्यंजन, ये तीनों सौ और ह, ठीक है। फिर आता है स्वयंत्रमुखी, स्वरयंत्रमुखी और काकल्य व्यंजन, काकल्प व्यंजन, स्वरयंत्रमुखी और काकल्प व्यंजन, तो ये आपका होता है ह। स्वरयंत्रमुखी या काकल्प व्यंजन क्या कहलाता है आपका ह। अब बात करेंगे किसके आधार पर, प्राणता के आधार पर। प्राणता के आधार पर बात करेंगे व्यंजन, प्राणता के आधार पर व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के, एक होते अल्प प्राणता, ये प्राणता का मतलब मैंने कल भी बताया था, प्राणता का मतलब क्या है यहाँ पे, वायु, प्राणता का मतलब है वायु, वायु कितनी निकल रही, तो एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले वो अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले वो आएंगे महाप्राण। तो देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो ऑड आएंगे प्रत्येक वर्ग में वो आपके अल्प प्राण हो जाएंगे, और प्रत्येक वर्ग के सेकंड और फोर्थ यानी कि जो इवन आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, जो विषम आएंगे वो आपके हो जाएंगे अल्प प्राण, और जो सम पे आएंगे वो आएंगे महाप्राण। यानी कि जो पहला आएगा, यानी कि क वर्ग का पहला क होता है, तीसरा ग होता है, पांचवा होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। वैसे ही चौवर्ग में क्या 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 होंगे, चौवर्ग में होंगे, एक तो च आएगा, ज आएगा, यो आएगा। वैसे क्या टॉ वर्ग, टॉ टॉ, ठीक है। ऐसे ही करके सारे वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो आएगा अल्प प्राण में। महाप्राण में कौन आएगा, जैसे महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, क वर्ग की, तो क वर्ग में दूसरा कौन आता है, ख, चौथा कौन आता है, ग, ठीक है। चौ वर्ग में दूसरा कौन आता है, छ, चौथा कौन आता है, ज। ऐसे करके पांचों वर्गों में दूसरा चौथा क्या कहलाता है आपका, दूसरा चौथा व्यंजन क्या कहलाता है पांचों वर्गों में आपका महाप्राण, ठीक है। अब बात करते हैं घोषोत्तर के आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे, घोषोत्तर के आधार पे, घोषोत्तर के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अघोष, दूसरा होते हैं सघोष। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो,
मतलब जिस जिस भाग से हमारे शरीर की जिस भाग से वो स्वर बोला जा रहा है उसमें क्या वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे के उदाहरण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि क, वर्ग का पहला क और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग जो पांचों वर्ग है ना, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा, तो क वर्ग का पहला क आएगा, दूसरा ख आएगा, च वर्ग का पहला च, फिर क्या आएगा ट वर्ग ट, ऐसे करके क्या पहला और दूसरा, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके अघोष व्यंजन। ठीक है, तीनों सौ भी अघोष व्यंजन होते हैं, तीनों सौ भी क्या होते हैं अघोष व्यंजन होते हैं। फिर आएगा सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में वाइब्रेशन कंपन हो, तो वो वाले व्यंजन आपके कहलाएंगे आपके सघोष व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे आपके अघोष और सघोष व्यंजन। इसके उदाहरण देखो, तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन, पहला दूसरा अघोष व्यंजन। तो तीसरा कौन आएगा, क वर्ग में तीसरा आएगा क, ठीक है। फिर आएगा कौन सा आएगा, यो रो लो वो भी, जो अंतस्थ व्यंजन है वो किसमें सघोष व्यंजन में आते हैं, यो रो लो वो, ये इनको बोलने में क्या हमारी स्वर तंत्र में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, इसलिए किसमें आ जाते हैं आपके सघोष व्यंजन में। ठीक है, अब बात करेंगे क्या व्यंजनों के उच्चारण स्थान, कहाँ कहाँ से आ रहे क्या व्यंजन और उनका क्या ध्वनियाँ। ठीक है, उच्चारण स्थान वर्ग कहाँ कहाँ से आ रहे। अब देखो, कंठ वाले क वर्ग वाले सारे क्या होते हैं कंठ। च वर्ग वाले अभी मैंने बोला तालु, च वर्ग वाले क्या होते हैं तालु, या मैंने बताइए, मैंने टेबल आपको क्या याद कराने के लिए कर रही है। ठीक है, मूर्धा ट वर्ग और मूर्धन्य श। फिर दांत त वर्ग, इसमें दंत स भी आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका ओष्ठ ऊंट से तो प वर्ग। ठीक है, तो ये है आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे संधि। ठीक है, वर्ण पढ़ दिए और वर्णों का योग ही क्या कहलाता है आपका संधि। अब इसलिए हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में संधि। तब तक के लिए बने लिए आप अब्राइट एजुकेशन के साथ। अगर आप दोस्तों नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको हमारी सीरीज कैसे लग रही, हिंदी की, उत्तराखंड ज्योग्राफी की। आगे धीरे धीरे सब बहुत सारा इसमें कंटेंट आने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में भी है, हम टेलीग्राम के चैनल का लिंक पिन कर देंगे, और या डिस्क्रिप्शन जो इसका बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा आपका इस वीडियो का, उसमें भी आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक आसानी से मिल जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो अब्राइट कोचिंग, अब्राइट एजुकेशन से।